सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कैसे चुनाव आयोग की व्हाट्सएप वाली पोल खोल दी, कैसे चुनाव आयोग को अब बीजेपी भी आंख दिखाने लगी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में चुनाव आयोग पर बीजेपी बड़ी भड़की हुई है। बड़ी अजीब बात है। वैसे तो एसआईआर के समर्थन में एकमात्र बीजेपी ही है, देश की इकलौती पार्टी जो बाकायदा वीडियो शेयर करते हुए वीडियो बना बना के बताती थी कि एसआईआर कितना जरूरी है। लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल में आते आते यही एसआईआर जो बीजेपी को बड़ा अच्छा लगता है, जिसके लिए बीजेपी चुनाव आयोग की बड़ी तारीफ करती है, इसी एसआईआर को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग को बाकायदा चेतावनी दे रही है कि अगर ठीक से नहीं हुआ तो चुनाव नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, बड़ा एक ड्रामेटिक मोड़ आया है सुप्रीम कोर्ट से लेकर पश्चिम बंगाल की चुनावी समर में, जो आपके सामने रखना जरूरी है। कैसे कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने चुनाव आयोग के व्हाट्सएप वाली पोल खोली, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे एसआईआर को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना बहुत ही बड़ा हथियार बना लिया है। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आपके सामने खबर रख देती हूँ। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन सहित कुछ और टीएमसी के सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका दाखिल की हुई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो बातें बोली हैं वो अहम है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में न केवल जवाब मांग लिया, बल्कि इस पूरे मामले में टीएमसी की तरफ से अपनी बात रखते हुए कपिल सिब्बल ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। दोस्तों, डेरेक ओब्रायन की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पे अपनी बात रखी, और ये जो पीठ सुनवाई कर रही थी, मैं आपको बता देती हूँ, खुद सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ इसकी समीक्षा कर रही है। मतलब उनके सामने उनकी पीठ के सामने ये मामला आया था। तो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली दोस्तों कि चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर हो रहा है, उसके संबंधित जो निर्देश चुनाव आयोग दे रहा है वो व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहा है, जो कि टोटली इनफॉर्मल तरीका है। मतलब व्हाट्सएप आप और हम यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए, अपने पर्सनल टॉक्स के लिए, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए सरकारी काम नहीं होता है। लेकिन कपिल सिब्बल ने यह आरोप लगाए कि व्हाट्सएप के जरिए अपने अधिकारियों को आदेश दे रहा है एसआईआर में चुनाव आयोग, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि इसकी वजह से बूथ स्तर के अधिकारी बिना किसी औपचारिक या आधिकारिक आदेश की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका जहां मन कर रहा है वो उस तरह से कार्रवाई कर रहा है, ये कहा कपिल सिब्बल ने। दोस्तों, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 19 जनवरी तक का वक्त दिया है। 19 जनवरी को फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। चुनाव आयोग इस मामले में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग को धमकाना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो बीजेपी तो चुनाव आयोग के बदले जवाब देती थी, अब उसी बीजेपी के नेता, बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष लेवल के नेता, चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर एसआईआर ठीक से नहीं हुआ तो बीजेपी चुनाव ही नहीं होने देगी। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम हो रहा है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष है समीक भट्टाचार्य। उन्होंने निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग को चेताते हुए कहा है कि अगर एसआईआर में जो मसौदा, फाइनल मसौदा प्रकाशित किया जाएगा, क्योंकि अभी तो पहला ड्राफ्ट एसआईआर का शेयर किया गया है और पश्चिम बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम काटे जाने की आशंका है पहले ड्राफ्ट में। लेकिन अभी भी 1 महीने का वक्त है लोगों के पास, इस 1 महीने में लोग फिर से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी फाइनल आंकड़े को लेकर जो अभी प्रकाशित होगा 1 महीने की सुनवाई के वक्त के बाद, उसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के ये कह रहे हैं कि प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची पर बीजेपी का, पार्टी के दावों को और आपत्तियों को अगर गौर नहीं किया गया तो बीजेपी राज्य में चुनाव नहीं होने देगी। ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी वैसे चुनाव होने से कैसे रोक सकती है? भाई, जब तक अभी तक हमको तो यही बताया गया और हम मानते भी हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और खुद चुनाव आयोग कहता है कि उसके लिए बीजेपी, कांग्रेस सब एक हैं, कोई पक्ष नहीं है, सब समकक्ष हैं। ये बात अलग है जबकि जब भी चुनाव आयोग के सामने बीजेपी कोई डिमांड रखता है, चुनाव आयोग झट से मान लेती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हमेशा महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव साथ होते रहे, लेकिन जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे तो अचानक से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा के चुनाव अलग कराए गए, महाराष्ट्र के चुनाव अलग कराए गए। उस वक्त 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार ने बताया कि हमने कितनी तैयारियों के साथ चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, हमने उसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। बाद में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने पत्र लिख दिया कि ये जो तारीखें आपने दी हैं, उस दिन तो त्योहार पड़ रहा है, इसको चेंज कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने चेंज कर दिया।
मतलब जो इलेक्शन कमीशन 1.5 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा था कि उसने कितनी तैयारियों के साथ चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, उसको बाद में बीजेपी की चिट्ठी आई और उसके बाद बीजेपी की चिट्ठी के बाद चुनाव आयोग ने कह दिया हाँ भाई इस दिन तो त्योहार पड़ रहा है, लोग स्नान के लिए अपने शहर से बाहर जा सकते हैं, तो चुनाव की तारीखों को बदल दिया गया। चलिए ये तो खैर पुरानी बात है, लेकिन ये नई बात है कि बीजेपी के लोग अब चुनाव आयोग को धमका रहे हैं कि फाइनल ड्राफ्ट में अगर हमारी आपत्तियां नहीं सुनी गई, हमें नहीं समझा गया, तो फिर हम चुनाव ही नहीं होने देंगे। तो बीजेपी वाले कैसे चुनाव नहीं होने देंगे? बीजेपी का राज चल रहा है क्या देश में? हाँ, वो अलग बात है कि बीजेपी का ही राज चल रहा है देश में, लेकिन भाई चुनाव तो अगर चुनाव आयोग ही करा रहा है तो बीजेपी का क्या चुनाव आयोग में भी राज चल रहा है? दोस्तों और तो और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भट्टाचार्य ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो मतदाता सूचियों की सटीकता है उसको सुनिश्चित करने के लिए निवासी और गैर निवासियों की पहचान करने के लिए बूथ स्तर पर गहन जांच की है, लेकिन निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ जो स्थानीय लेवल पर काम करते हैं, ईआरओ और एईआरओ निर्वाचन आयोग के फॉर्म 7 के माध्यम से उठाई गई उनकी आपत्तियों को स्वीकार नहीं कर रहे। मतलब एईआरओ और ईआरओ स्थानीय लेवल के जो अधिकारी हैं वो बीजेपी की आपत्तियों को नहीं सुन रहे हैं। मतलब बीजेपी ये कह रही है कि चुनाव आयोग के अधिकारी उनकी आपत्तियों को नहीं सुन रहे हैं। हालांकि ये चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं होते हैं, जब इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो जो लोकल अधिकारी हैं वही चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली चुनाव आयोग पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बीजेपी ये कह रही है कि उनकी आपत्तियों को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि क्या बीजेपी को यह नहीं पता कि इस वक्त वो अधिकारी चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं? तो चुनाव आयोग के अधिकारी इसका मतलब बीजेपी के लोगों की नहीं सुन रहे हैं, तो फिर किसकी सुन रहे हैं? तो क्या बीजेपी ये कहना चाह रही है दोस्तों कि चुनाव आयोग के अधिकारी पश्चिम बंगाल की सरकार की सुन रहे हैं? अगर ये है तो क्या ये इस बात का प्रमाण है कि जिसकी सरकार होगी अधिकारी उसकी ही सुनेंगे? तो ऐसे ही आरोप तो दोस्तों तेजस्वी यादव बिहार में लगाते थे कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं, भले ही वो चुनाव आयोग के अंतर्गत आ गए हों। भाई दूसरी ओर दोस्तों ममता बनर्जी इसको अलग तरह से लड़ रही हैं। ममता बनर्जी ने दावा कर दिया है कि 80 लोग, जी हाँ दोस्तों 80 लोगों का आंकड़ा ममता बनर्जी ने दिया है। ममता बनर्जी का ये दावा है कि 80 लोगों की अब तक एसआईआर की वजह से मौत हो गई। हालांकि ये आंकड़ा उनका है, उन्होंने खुद दिया है, क्यों दिया है वो जाने, लेकिन उनका ये दावा है कि इस एसआईआर की वजह से 80 लोगों की जान जा चुकी है। ये बात सच है कि कई बीएलओस की जान गई है। उन दिनों तो बहुत मतलब परेशान करने वाली खबरें आ रही थी, ताबड़तोड़ कई जगह से इस्तीफे भी हुए। और इसके अलावा चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाए कि जिन जिन राज्यों की एक्चुअली में बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा लगती है वहां तो बीजेपी ने चुनाव आयोग के दम पर एसआईआर नहीं करवाया, क्योंकि वहां उसकी अपनी एलाइज की या उसकी अपनी सरकार थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एसआईआर कराया गया वो बिल्कुल गलत है। मतलब पश्चिम बंगाल में आप देखिए तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव आयोग को निशाने पर ले रही है और बीजेपी भी चुनाव आयोग को निशाने पर ले रही है। ये एक अजीबोगरीब वाकया है। हाँ, ये इसलिए भी हो रहा है दोस्तों क्योंकि जब से एसआईआर हुआ है, बंगाल पहला चुनाव होगा जिसमें पता चलेगा कि विपक्ष की अगर सरकार होती है तो एसआईआर के बाद के नतीजे कितने प्रभावित किए जा सकते हैं। दिलचस्प है ये खेल, इसीलिए ये पूरी लड़ाई हर तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लड़ रही है। सड़क पर बार बार वो मार्च करने के लिए उतर जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट पर और जनता की अदालत के बीच। आपको क्या लगता है दोस्तों, किसकी लड़ाई ज्यादा प्रभावी होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।